आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक नया टर्म के बारे में सीखेंगे जो है नेमो डैट कोड नॉन हैबिट। इसका मतलब क्या है? ये कहता है नो वन कैन गिव और ट्रांसफर what he himself does not possess। मतलब कोई भी आदमी कुछ भी चीज तब तक किसी को नहीं ट्रांसफर कर सकता जब तक वो आदमी का खुद का वो ओनरशिप उस गुड्स पे हो। मतलब ओनरशिप के साथ, याद रखना, हमेशा ओनरशिप के साथ सेलिंग ऑथोरिटी रहता है। जो ओनर नहीं है वो गुड्स नहीं सेल कर पाएगा। तो ये नेमो डैट कोड नॉन हैबिट कहता है कि नॉन ओनर कभी भी गुड्स सेल नहीं कर सकता। मतलब खुद उसका अगर गुड्स नहीं हो तो वो गुड्स कभी भी सेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, पर ये तो हमने सीख लिया कि नॉन ओनर कभी भी बायर को, जिसका मतलब जो भी गुड्स के ऊपर उसका सेलिंग ऑथोरिटी नहीं रहता, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये हमने सीख लिया। पर मान लीजिए ट्रू ओनर, जो वो गुड्स का असली मालिक है, कोई एक कंडक्ट करता है, मतलब कोई भी एक बिहेवियर करता है या फिर कोई भी एक एक्ट करता है या फिर कोई भी एक, मतलब कुछ भी एक ओमिशन करता है जिससे बायर को लगे कि जो आदमी अभी उसे सेल कर रहा है, जो सेलर अभी उसे सेल कर रहा है, उसका सेलिंग ऑथोरिटी है। और ऑन दैट बेसिस अगर बायर गुड्स खरीद लेता है वो सेलर से, देन buyer will get a better title to the goods। मैं फिर से समझा रहा हूं। मान लीजिए ट्रू ओनर, गुड्स का ट्रू ओनर कोई भी एक कंडक्ट करता है गुड्स को लेके, जिससे लगे कि बायर का, मतलब जिससे बायर को लगे कि जो आदमी अभी बायर को सेल कर रहा है, याद रखना सेलर का कह रहा हूं मैं और ट्रू ओनर कह रहा हूं, दोनों अलग हो सकता है। जो ट्रू ओनर है वो सेलर हो सकता है, पर हमेशा जो सेलर है वो हमेशा ट्रू ओनर नहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए ट्रू ओनर कोई भी एक कंडक्ट करता है या फिर कोई भी एक एक्ट करता है जिससे बायर को लगे कि जो आदमी अभी उसे सेल कर रहा है उसका सेलिंग ऑथोरिटी है, या फिर ट्रू ओनर कोई भी एक ओमिशन करता है। ओमिशन का मतलब, मान लीजिए ट्रू ओनर को कोई एक्ट करना था जिससे बायर को लगे कि जो आदमी उसे सेल कर रहा है उसका सेलिंग ऑथोरिटी नहीं है, पर ट्रू ओनर ने वो एक्ट ओमिट कर दिया करने में, मतलब नहीं किया, तो बायर को क्या लगेगा कि जो आदमी अभी उसे सेल कर रहा है उसका सेलिंग ऑथोरिटी है। तो ऑन दैट बेसिस, मतलब ऐसा करने से बायर को अगर लगे कि जो आदमी अभी उसे सेल कर रहा है उसका सेलिंग ऑथोरिटी है, और ऑन दैट बेसिस बायर अगर खरीदता है गुड्स फ्रॉम दैट सेलर, देन बायर क्या होगा? बायर विल गेट अ बेटर टाइटल टू गुड्स। बेटर देन whom? बेटर देन द ट्रू ओनर। अब 9 पॉइंट्स आता है जिससे और क्लियर होगा कि कब एक नॉन ओनर सेल करने से भी बायर को एक बेटर टाइटल टू गुड्स मिलता है। चलिए वो 9 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट आता है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है एक मर्केंटाइल एजेंट, जो मर्केंटाइल एजेंट मतलब सेलर, जो सेल करता है, और मान लीजिए मिस्टर बी भी एक मर्केंटाइल एजेंट है, ये भी सेल करता है, ये भी नॉर्मल सेलर ही है। अब क्या होता है, मिस्टर ए मिस्टर बी को मान लीजिए गुड्स देता है फॉर सेफ कस्टडी, सेल नहीं करता है, देता है फॉर सेफ कस्टडी। और आगे चलते मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर सी को ये गुड्स मान लीजिए सेल कर देता है। मिस्टर बी मिस्टर सी को आगे चलता है मान लीजिए गुड्स को सेल कर देता है। अब मिस्टर सी अगर ऑन गुड फेथ मिस्टर बी से, ऑन गुड फेथ मतलब मिस्टर सी को कोई भी शक नहीं है कि गुड्स किसी और का है, मिस्टर सी ऑन गुड फेथ मिस्टर बी से ले रहा है वो गुड्स का, मतलब गुड्स खरीद रहा है मिस्टर बी से। तो अगर ये हो जाता है तो मिस्टर सी विल गेट अ बेटर टाइटल टू गुड्स, बेटर टाइटल फ्रॉम दैट ऑफ मिस्टर ए, उससे भी एक बेटर टाइटल मिलेगा। तो ये हो गया सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब दूसरा पॉइंट आता है सेल बाय जॉइंट ओनर्स। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक गुड्स है, कोई भी एक गुड्स है, ये गुड्स का मान लीजिए 3 आदमी ओनर है इसका, ए बी और सी, ये 3 आदमी ये गुड्स का ओनर है। अब ए और सी मिलकर डिसाइड किया कि बी को ये गुड्स का पोजीशन दिया जाए, मतलब बी को ये लोग क्या देता है, राइट इन पोजीशन। ध्यान दीजिएगा पोजीशन दे रहा है, ओनरशिप नहीं दे रहा है। ओनर ये है पर इसको सेलिंग अथॉरिटी नहीं दिया गया, इसको सिर्फ राइट इन पोजीशन, मतलब ए और सी मिलकर डिसाइड किया कि हम बी को गुड्स रखने के लिए देंगे फॉर सेफ कस्टडी। अब बी क्या करता है, बी मान लीजिए मिस्टर डी को ये गुड्स सेल कर देता है, मिस्टर डी को ये गुड्स सेल कर देता है। अब मिस्टर डी जब गुड्स मिस्टर बी से लेता है तब ऑन गुड फेथ उससे लेता है, मतलब उसे पता नहीं है कि ये मिस्टर बी का इसमें सेलिंग अथॉरिटी नहीं है, उसको सिर्फ राइट इन पोजीशन दिया गया था, तो उसका सेलिंग अथॉरिटी नहीं दिया गया था। मैं लिख देता हूं यहां पे, नो राइट टू सेल, उसे सेल करने का अथॉरिटी नहीं दिया गया था, क्योंकि ये गुड्स तीनों का है। तो ए और बी और सी मिलकर डिसाइड करेंगे कि गुड्स किसको बेचेंगे, क्या प्राइस पे बेचेंगे, तो ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे। पर यहाँ पे क्या हुआ, किया गया था, ए और सी ने मिस्टर डी को गुड्स का पोजीशन दिया और बी ने क्या किया, मिस्टर डी को गुड्स सेल कर दिया। अब जब डी ले रहा है तब उसे पता नहीं है इसका राइट टू सेल नहीं है, वो ऑन गुड फेथ मिस्टर बी से ले रहा है। तो अगर लेता है तो मिस्टर डी विल गेट अ बेटर टाइटल टू गुड्स देन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ओनर्स। तो ये भी हो गया सेल बाय जॉइंट ओनर्स। अब और एक पॉइंट आता है, सेल बाय पर्सन in possession under voidable contract। Sale by person in possession under voidable contract, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए एक सेलर है और मिस्टर बी एक बायर है। अब इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ भी कारण से
the contract becomes voidable at the option of Mr. B. अब ड्यू मतलब when the contract is voidable, वो कॉन्ट्रैक्ट voidable रहते रहते मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर सी को ये गुड्स रीसेल कर दिया, मतलब किसी मिस्टर सी को ये गुड्स सेल कर दिया। अब मिस्टर सी जब मिस्टर ए से गुड्स ले रहा है तो ये गुड फेथ पे ले रहा है, इसे कुछ मालूम नहीं कि ये मिस्टर ए किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था, ये ऑन गुड फेथ मिस्टर ए से ले रहे। तो अगर ये लेता है तो मिस्टर सी विल गेट अ बेटर टाइटल टू द गुड्स। देखिए नॉन ओनर सेल करने से भी कैसे बायर को एक बेटर टाइटल टू गुड्स मिल जा रहा है। अब और एक पॉइंट आता है, मान लीजिए सेल बाय पर्सन in possession after sale, इसको भी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए एक सेलर है और मिस्टर बी एक बायर। अब मिस्टर ए ने सिर्फ गुड्स का पोजीशन मिस्टर बी को दिया, मिस्टर बी अगर प्राइस दे दे तो मिस्टर ए उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी दे देगा, मतलब ओनरशिप भी उसको हो जाएगा मिस्टर बी का। पर अभी सिर्फ पोजीशन डिलीवरी हुआ है मिस्टर ए से मिस्टर बी तक। अब आगे चलते मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर सी को ये गुड्स सेल कर देता है, मिस्टर सी को मिस्टर बी ये गुड्स सेल कर देता है। अब जब मिस्टर सी को ये सेल करता है, मिस्टर सी अगर गुड फेथ ऑन गुड फेथ मिस्टर बी से ले लेता है तो मिस्टर सी विल गेट अ बेटर टाइटल टू गुड्स देन दैट ऑफ मिस्टर ए। ध्यान रखना। देखिए और एक एग्जांपल मिल गया कि कैसे नॉन ओनर सेल करने से बायर को एक बेटर टाइटल टू गुड्स मिलता है। और एक पढ़ लेते हैं, सेल बाय अनपेड सेलर। देखिए नाम से पता चलता है सेलर अनपेड है, बायर ने मतलब अभी तक उसे प्राइस नहीं दिया है। और मान लीजिए सेलर के पास गुड्स का पोजीशन भी है, मतलब गुड्स उसके पास ही है, तो वो क्या करता है, वो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर होगा। मान लीजिए मिस्टर ए एक अनपेड सेलर, मिस्टर बी उसका गुड्स का बायर है, ठीक है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसा नहीं दिया, तो मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर सी को गुड्स सेल कर देता है, रीसेल कर देता है। पर ये मिस्टर ए जो गुड्स मिस्टर सी को रीसेल कर रहा है, इसका नोटिस मिस्टर ए ने मिस्टर बी को नहीं दिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को नहीं बताया कि मैं ये गुड्स रीसेल कर रहा हूं मिस्टर सी को। और अगर मिस्टर सी को ये सब कुछ भी नहीं मालूम है, ऑन गुड फेथ he takes the delivery of the goods, I mean he buys the goods from Mr. A on good faith, then Mr. C will get a better title to goods। ये भी पॉइंट हो गया। अब और एक पॉइंट आता है, सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। देखिए नाम से पता चलता है फाइंडर, ये भी एक नॉन ओनर है, इसको सिर्फ गुड्स मिला है, इसको सिर्फ गुड्स मिला है। और इसको मान लीजिए इसको, तो ये कब सेल कर पाएगा, सीधी सी बात है, ये कब सेल कर पाएगा, जो सेल से बायर को एक बेटर टाइटल टू गुड्स मिलेगा। देखिए इसका कुछ पॉइंट्स आते हैं। मान लीजिए पहला पॉइंट होता है ओनर नॉट फाउंड।
ओनर नहीं मिला, तब ये गुड्स सेल कर सकता है, और जिसको सेल करेगा he will get a better title to goods। और मान लीजिए goods are getting damaged, goods are getting damaged, owner not found, ओनर भी नहीं मिला और गुड्स डैमेज भी हो रहे हैं, तब भी ये सेल करने से बायर विल गेट अ बेटर टाइटल टू गुड्स। अच्छा मान लीजिए ओनर फाउंड, ओनर मिल गया, बट refuses to pay lawful charges, लॉफुल चार्जेस देने में मना कर देता है। वो मिल गया, ओनर मिल गया गुड्स का, पर ये लॉफुल चार्जेस देने में मना करता है। अब ये लॉफुल चार्जेस क्या होता है मैं एक बार बता देता हूं। जब फाइंडर को गुड्स मिलता है तो वो ओनर को ढूंढने में, वो गुड्स का ओनर को ढूंढने में जो भी एक्सपेंसेस करता है वो लॉफुल चार्जेस में आता है। और एक चीज आता है, जब वो गुड्स को प्रिजर्व कर रहा है, मतलब ओनर को ढूंढ रहा है और उसके साथ साथ गुड्स को सेफ रखने का कोशिश कर रहा है, तो जो भी एक्सपेंसेस होता है गुड्स को सेफ रखने में वो भी लॉफुल चार्जेस में आता है। तो दो चीज आता है, एक सेलर को ढूंढ, मतलब ओरिजिनल ओनर को ढूंढने में जो एक्सपेंसेस होता है वो लॉफुल चार्जेस में आता है, और जब गुड्स को मतलब सेफ रखने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगता है वो भी लॉफुल चार्जेस में आता है। तो ओनर मिल गया पर लॉफुल चार्जेस वो नहीं देता है, मतलब मना कर देता है कि मैं आपका लॉफुल चार्जेस नहीं दूंगा, तब भी ये गुड्स सेल कर सकता है, और जिसको सेल करेगा ही विल गेट अ बेटर टाइटल टू गुड्स। और मान लीजिए ये भी नहीं हुआ, ये हो जाता है कि लॉफुल चार्जेस is 2/3 than that of lawful charges is 2/3 than that of the value of goods। गुड्स का जो वैल्यू है उससे लॉफुल चार्जेस 2/3 है, मतलब लॉफुल चार्जेस ही बहुत ज्यादा है वैल्यू ऑफ गुड्स से, तब भी वो गुड्स सेल करके जिसको सेल करेगा, और जिसको सेल करेगा ही विल गेट अ बेटर टाइटल टू गुड्स। तो ये हो गया सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। अब आते हैं और एक पॉइंट, सेल बाय पॉनी और प्लेज। सेल बाय पॉनी और प्लेज। अब पॉनी होता कौन है पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए आप गुड्स का ओनर है और आपने क्या किया, कोई भी गुड्स का आप ओनर है, ठीक है, आपने क्या किया, गुड्स को बैंक पे प्लेज कर दिया। तो जब आप गुड्स को बैंक पे प्लेज करते हैं और उसके बदले में मान लीजिए आपने लोन लिया, तो जब आप गुड्स को बैंक पे प्लेज करते हैं तब आप हो जाते हैं पॉनर, और बैंक जब वो गुड्स को प्लेज में लेता है और उसके बदले में वो लोन देता है तो वो हो जाता है पॉनी। अब क्या होता है, पॉनर पॉनी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। अब क्या होता है, मान लीजिए पॉनर ने सही वक्त पे पॉनी को पेमेंट नहीं दे पाया, पॉनी को सही वक्त पे पॉनर ने पेमेंट नहीं दे पाया। अब पॉनी क्या करेगा, पॉनर को एक नोटिस भेजेगा कि आपका जो गुड्स प्लेज्ड था हम उसे सेल कर देंगे। तो ये पॉनर को पहले ये नोटिस भेजता है और फिर ये गुड्स को सेल कर देते हैं। तो पॉनी जिसको गुड्स सेल करेगा, जो भी आदमी को सेल करेगा, तब वो वाला कंडीशन नहीं आता कि ऑन गुड फेथ वो लेता है कि नहीं, पॉनी जब वो गुड्स किसी को मतलब सेल करेगा तब the buyer will get a better title to the goods। ये भी हो गया सेल बाय पॉनी और प्लेज। अब और एक पॉइंट आता है, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर
और ऑफिशियल असाइनी। सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी। ध्यान देना ये वर्ड पे, ऑफिशियल 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 मतलब दे आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट्स, दे आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट्स। ये ऑफिशियल रिसीवर ऑफिशियल असाइनी दे आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट्स, दे आर ऑफिसर्स। इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं, इंसॉल्वेंट आदमी का प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं और सेल करने के बाद उससे जो प्रोसीड्स मिलता है उससे वो इंसॉल्वेंट आदमी का वो डेब्ट्स चुका देता है, मिटा देता है, क्लियर कर देता है वो डेब्ट्स। तो जब ये ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी ये प्रॉपर्टी का मतलब ये इंसॉल्वेंट आदमी का प्रॉपर्टी जब सेल करेगा, जिसको भी सेल करेगा, he will get a better title to goods। ये भी हो गया ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी। और लास्ट 9th पॉइंट आता है सेल बाय रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ कंपनी। सेल बाय रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ कंपनी। ये आदमी, ये लोग क्या करते हैं, ये भी ऑफिसर्स हैं, दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द कोर्ट्स। ये क्या करते हैं, ये सेम चीज करते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी इंसॉल्वेंट आदमी का प्रॉपर्टी सेल करके उसका डेब्ट्स मिटाता है, ये लोग क्या करता है, कंपनी का एसेट सेल करके कंपनी का डेब्ट्स मिटाता है। ये लोग सेम काम करते हैं। तो जब रिसीवर या फिर लिक्विडेटर जब किसी को कंपनी का एसेट सेल करेगा, then they will get a better title to the goods। तो ये था नेमो डैट क्वो नॉन हैबिट। थैंक यू।